जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस की इस परिवार में। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर का तीसरा क्लास देखने वाले हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र। इसका दूसरा नाम है विद्युतीय आवेश या विद्युत आवेश एवं क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसका थर्ड क्लास है, ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। पहला क्लास में आवेश के बारे में और उसका गुण और उससे होने वाला पूरा ऑब्जेक्टिव के बारे में बताए थे, और दूसरा क्लास में आवेशित करने का विधि बताए थे कि कोई बॉडी अनचार्ज है उसको चार्ज में कैसे लाया जा सकता है, और उसमें 3 विधियां बताए थे, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि, और उस पर जितना भी हो सके और क्या बोला जाता है उसका ऑब्जेक्टिव करवाए थे। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, और आवेश का एसआई मात्रक तो सब जानता है कि कूलम होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक 2 होता है, स्टेट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम। उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि स्टेट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो आप यदि लगातार लास्ट तक बने रहते हैं तो इतना जितना भी चीज़ अभी बोले सारा चीज़ का जानकारी हम लोग डिटेल्स में लेंगे, एकदम बारीकी बारीकी से। तो हड़बड़ाना नहीं है। और आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आज का है कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन में आ जाता है। आवेश क्वांटीकृत बोल सकते हैं, क्वांटीकृत या क्वांटकृत भी बोल सकते हैं। क्वांटीकृत होता है कैसे, कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। बढ़िया से समझिए। तो पहले हम एक बार इसको परिभाषा बोल देते हैं, फिर उसको लिखेंगे और उसको बारीकी बारीकी से समझाएंगे, और 100% आपको समझ में आएगा। यानी आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे, आपका क्वेश्चन होने वाला है। बस आप लगातार ठीक से सुनिए। तो इलेक्ट्रॉन के आंसर सुनिए। आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। क्वांटीकृत के मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांटीकृत के मतलब होता है पूरा पूरा। क्वांटीकृत के मतलब होता है पूरा पूरा, यानी चार्ज। आवेश के मतलब चार्ज हुआ, आप लोग चार्ज से समझिए। आवेश के मतलब चार्ज, चार्ज। क्योंकि अब तक आप लोग आवेश नहीं बोले हैं, चार्ज बोलते हैं, क्योंकि कहते मेरा फोन चार्ज में नहीं है, इसको चार्ज करने जा रहे हैं। तो आप लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हिंदी वर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, चार्ज में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका चार्ज क्वांटीकृत होता है कैसे, यानी चार्ज जो है क्वांटीकृत के मतलब मैं अभी बताया पूरा पूरा पूरा। चलिए, चार्ज के मतलब क्या होता है, सॉरी, क्वांटीकृत के मतलब होता है पूरा पूरा, है ना। तो करा चार्ज जो होता है पूरा पूरा होता है कैसे, कहने के मतलब आपका जो फोन चार्ज होता है वो आगे 1% होता है, उसके बाद 2%, अगले 3%, तब 4%। यानी कहने की मतलब कि आवेश जो है यानी चार्ज जो है पूरा पूरा होता है। कभी देखे कि मेरा फोन आज 20.5% चार्ज है, नहीं, क्योंकि आवेश जो है वह क्वांटीकृत होता है, पूरा पूरा होता है। भिन्न गुणज भिन्न में नहीं रहता, दशमलव में नहीं रहता। तो वही चीज को बारे में मैं बताने वाला हूं कि आवेश पूरा पूरा होता है कैसे, है ना। यानी चार्ज जो है पूरा पूरा होता है, बहुत टेढ़ पेड़ में दे देता है, क्वांटीकृत करके देता है। बच्चा के समझ में नहीं आता आवेश क्वांटीकृत क्या कह रहा है। तो अब ठीक से समझिए, यही है क्वेश्चन कि चार्ज पूरा पूरा होता है कैसे। तो बढ़िया से बोलेंगे आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। आंसर सुनिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये अभी क्या है, चार्ज में नहीं है। जब इसको रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें या इसमें से इसमें आगे पीछे होगा, तो ये चार्ज में आ जाता है और कागज वगैरह को सटाने लगता है। ये हो गया। या आप चार्जर खोजते तो उससे इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देता है फोन में, और फोन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो वही करा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ पर आवेश का जो मान होता है, ठीक से सुनिए, किसी पदार्थ पर आवेश का मान Q बराबर Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। Q मतलब आवेश, Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां जहां n बराबर 1, 2, 3,
4 डॉट डॉट, मतलब पूरा पूरा 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है। अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के मान का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, मतलब हमेशा पूरा पूरा होता है, कभी भी भिन्न गुणज या दशमलव गुणज में नहीं होता है। जो चीज मैं बोला हूं उसको लिखवा देता हूं और उसके बाद जब समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। चलिए, तो आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए, परिभाषा जब लिखेंगे और आपको समझाएंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे रह जाओ, अच्छा से, हाँ, बढ़िया से आप लाइन बाय लाइन समझिए। लिखेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन, आप मेरे साथ चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है, है ना, होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ पर आवेश का जो मान होता है, किसी पदार्थ पर आवेश का मान Q बराबर Ne होता है। Q बराबर Ne होता है। अब लग रहा हो इस हम क्या लिख रहे हैं सर, तो Q बराबर Ne, मैं सारा बात को बताऊंगा। जहां n एक नंबर है, यानी पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। अर्थात, ठीक से सुनिएगा, अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान, अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर की, है ना, ठीक से समझिए, यहां पे मेन इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान, है ना, इलेक्ट्रॉन, अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान का हमेशा पूर्ण गुणज मतलब हमेशा पूरा पूरा, है ना, पूर्ण गुणज होता है। कभी भी भिन्न गुणज या दशमलव गुणज में नहीं होता है, जिसके कारण आवेश क्वांटीकृत, है ना, होता है। चलिए, बढ़िया से समझिए। आप मेरे साथ परिभाषा के साथ बने हैं। परिभाषा तो लिखने योग्य होता है, और परिभाषा यदि माइंड में सेट हो जाए कि किस कॉन्सेप्ट से परिभाषा निकला है, तो कहने के मतलब है कि कुछ बचा ही नहीं। लगेगा कि वाकई में परिभाषा ही लिखा गया है, वो बहुत ईजी है, बस आप समझ जाइए। क्वेश्चन यही है कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। मैं आपको बता दूं कि आवेश जो है, चार्ज है, वो पूरा पूरा होता है, उसी के बारे में लिखा गया। तो देखिए, मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा और समझाऊंगा। आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे, तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से
आवेश उत्पन्न होता है। एक लाइन हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो आवेश उत्पन्न होगा, है ना। किसी पदार्थ पर आवेश का मान, कोई भी पदार्थ है, जैसे आपका यहां पे मार्कर पदार्थ है, कोई भी चीज पदार्थ होता है। फोटोन में द्रव्यमान नहीं, इसलिए वो अलग बात हो गया। बाकी देखिए जितना भी चीज दिख रहे हैं हम लोग, सभी पदार्थ है जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है ना, महसूस किया जा सकता है। आप लोग 9 से ही पढ़ते रहे, तो वही करा है कि किसी पदार्थ पर आवेश का जो मान होता है, आवेश का जो मान होता है वो Q बराबर एनी होता है। Q बराबर एनी कहने का मतलब ये हुआ, लाइन थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लाइट को बढ़ा लेते हैं, ऐसे आ जाइए, है ना, चल इधर आओ, चलिए। Q बराबर एनी के मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पदार्थ पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहने के मतलब कि एन मतलब नंबर, 1 2 3 4 बोल सकते हैं, उन्हें पूरा पूरा होता है ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो ये करा है कि किसी पदार्थ पर आवेश का मान Q बराबर एन ही होता है, जहां एन क्या है, एक नंबर है, 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, नंबर है होता है। अर्थात किसी पदार्थ पर, यहां से मेन है, देखो Q बराबर एन, Q के मतलब आवेश हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां एन एक नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, यहां से मेन शुरू होता है। अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का जो मान होता है, मतलब चार्ज का जो मान होता है कि 4% की, 5% की, 20%, आवेश का जो मान होता है, अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान का हमेशा कितना गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूरा पूरा होता है। किसी भी कभी भी भिन्न गुणज, यानी भिन्न मतलब 4/6, ऐसे कभी भी भिन्न गुणज या दशमलव गुणज में नहीं होता है, जिसके It's 13:52. अभी क्या हुआ था कि मेरे साथ अभी जो हम बोल रहे थे उसका वॉइस नहीं जा पा रहा था, तो हमें वीडियो को वहाँ से कट करना पड़ा, और कट करके फिर हमें रेगुलर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अभी जो हम लोग देखें कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे, मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं उसे समझा दूँ, लेकिन तो कुछ माइक प्रॉब्लम की वजह से नॉर्मल शायद हो सकता है कि कम समझ में आया होगा, लेकिन उसे 1 2 बार पढ़िएगा और मेरा जो बात बोला गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा इस चीज़ों पे। अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और समझिएगा इस सब क्वेश्चन को जितने समझिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और द्रव्यमान की मतलब होता है मास। द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है। देखिए बहुत सारा हम लोग 10th में यही करते हैं कि कहता है द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है, मतलब द्रव्यमान मतलब मास, आवेश के मतलब चार्ज में क्या अंतर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि निम्नलिखित अंतर करके एक तरफ द्रव्यमान और एक तरफ क्या लिख देते हैं, आवेश लिख देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप 12th में चले गए हैं तो आप इसमें तो ये जरूर लिखिएगा, है ना, कि द्रव्यमान और आवेश में निम्नलिखित अंतर, है ना। ये तो रिचार्ज ही है आप लोग को, है ना, क्या है बाबू, निम्नलिखित अंतर, ये तो आपका रिचार्ज ही है। अब हम लोग यहां से पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे, यहां से थोड़ा ब्लैक से ही लिख देते हैं, द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर। तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान
हमेशा धनात्मक होता है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि ऐसे बांट देते हैं और फिर उधर लिखते हैं, इधर द्रव्यमान और उधर आवेश। तो ऐसा ना करें, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए क्योंकि 12th में चले गया है। तो द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, पैराग्राफ चेंज करके, जबकि नीचे से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज के मतलब आप यहां से लिख सकते हैं या लगभग 20 से कर सकते हैं। तो लिखेंगे जबकि 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 आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है बाबू? दोनों होता है। बात को समझा कीजिए। द्रव्यमान मतलब जो मास होता है, जो वजन होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक के मतलब पॉजिटिव होता है। जैसे किसी से पूछिएगा कि आपका द्रव्यमान कितना है, आप कितना वजन है आप में, तो जरूर बताएगा कि हम 40 केजी का है, 50 केजी के हैं, 60 केजी का है, यानी प्लस में बताएगा। कभी नहीं कहेगा हम -50 केजी का है, हम -60 केजी का है, -45 केजी का है। कोई नहीं कहेगा। माइनस क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ऋणात्मक होता ही नहीं है। लेकिन जो चार्ज होता है, आवेश, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। बात को समझिएगा। क्योंकि चार्ज जो है, आवेश जो है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि आवेश धन आवेश भी होता है और ऋण आवेश भी होता है। धन आवेश मतलब प्लस वाला और ऋण आवेश मतलब माइनस वाला। धन आवेश के मतलब पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश के मतलब नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम लोग कहें धन आवेश, यानी जबकि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप एक एक करके समझते जा रहे हैं। आपको 2 गो अंतर लिखना है, हम 3-4 अंतर बताएंगे, आपको कोई 2 गो याद आ जाएगा, लिख देना। दूसरी बात हम लोग करते हैं, इस तरीका से पढ़ाएंगे बाबू कि आपको दोनों वहां तीनों याद रहेगा। उसके बाद लिखेंगे कि द्रव्यमान क्वांटम या क्वांटीकृत होता है, नहीं होता। द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन अभी हम पढ़ाए हैं कि आवेश क्या है? आवेश क्वांटीकृत होता है। अभी मैं बताया हूं आवेश क्या होते हैं। क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत के मतलब होता है पूरा पूरा। क्वांटीकृत के मतलब होता है पूरा पूरा। क्वांटीकृत के मतलब होता है पूरा पूरा। तो कहने के मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान जो है द्रव्यमान हमेशा क्वांटीकृत नहीं होता है। कहने का मतलब द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है हमेशा। क्वांटीकृत का मतलब पूरा पूरा हुआ। तो हमेशा किसी का वजन पूरा पूरा रहता है कि 40 केजी, तो किसी का 50 केजी, 55 केजी, 60 केजी ऐसे रहता है। कोई के 45.5 केजी रहता होगा, किसी को 65.5 केजी रहता होगा, किसी को आप लोग चीनी लाने जाते हैं तो 2 केजी मांगते ना, तो 3 केजी, 2.5 केजी नहीं। यानी पूरा पूरा हमेशा नहीं होता। वजन जो होता है आप आगे पीछे ले सकते हैं या आगे पीछे हो सकता है, तो हमेशा क्वांटीकृत नहीं होता, द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। जबकि आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। आवेश के मतलब चार्ज। अगर 2% चार्ज है बैटरी, तो अगला बार 3% होगा, तब 4%, तब 5%। ऐसा नहीं कि अभी 5% तब फिर 5.5% या 5.2%, ऐसा ना, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया प्योर, दोनों बात समझ में आ गया। तीसरा बात पे हम लोग ध्यान देंगे। तो तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। जबकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता। यानी द्रव्यमान, देखिए आवेश जो है, आगे हम आवेश की बता देता हूं। आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि देखिए आपका बैटरी, मान लेते हैं मेरे पास फोन जो है वो 50% चार्ज है। यदि हम लेकर दौड़ जाएंगे, दौड़ना मतलब वेग हो जाना, तो लेकर जब दौड़ेंगे तो क्या मेरा 50 से 55% चार्ज हो जाएगा या 70% चार्ज हो जाएगा? नहीं। वेग पर निर्भर नहीं करता। आपको कितनों % चार्ज है, आप कितना हो दौड़ जाइए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अगर मोबाइल लेकर दौड़ने से चार्ज होता तो जितना हमारे लइकन है ना मोबाइल लेकर दौड़ के पढ़ने आता स्पीड में कहीं, और आर्मी की तैयारी करने के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करना पड़ता कि चलो फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें, इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करेंगे, नहीं, लेकिन हमारे घर ही तैयारी कैले रहता। जॉब लाइन करता तो पहले 4 राउंड लगा के आता अपना पिच को कि चलो तनिषा लगा लेते, पढ़ू आता तो सबसे स्पीड धैले रहता कि जितने स्पीड दौड़ो उतना ही चार्ज होगा। तो वो सब बात नहीं है यहाँ पे, यानी आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता, आप कितनों दौड़ लीजिए 50 से 60 होने वाला बात नहीं है, लेकिन द्रव्यमान जो है आपका वेग पर निर्भर करता है। कहने की मतलब कि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, आपका जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा आप उतना ही कम दौड़ पाइएगा, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ही कम आप दौड़िएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि द्रव्यमान जो है यानी मास जो है आपका वेग पर निर्भर करता है। ये मैंने 3 वो अंतर बताया, यदि 3 अंतर याद होता है आपको और आपको समझ में आ जाता पूरा पूरा, तो वहां से आपको 2 नंबर यहाँ से आपको आ जाएंगे। लग रहा होगा कि सर पहले हटिए ना, हमारा स्क्रीनशॉट चाहिए एकरा। आप हटते कम है बोलते ज़्यादा है ना, हट जाते हैं। आप लोग के बात नहीं मानेंगे तो फिर दिक्कत है ना। चलिए कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, एजा से ना हटेंगे, स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो हम भी ओकरा में आएंगे ना। जल्दी कीजिए, हाँ अरे जल्दी करो स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। हम लोग आराम आराम से चीज़ों को आगे की ओर बढ़ाते जाएं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या फोटोन पर आवेश संभव है, क्या फोटोन पर आवेश संभव है? चीजों को समझिए। तो फोटोन पे आवेश संभव नहीं है, क्यों नहीं है चीजों को समझो। मैं अभी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं कि क्या फोटोन पर आवेश संभव है। तो फोटोन पर आवेश संभव नहीं है, जो कि हम बताने वाले हैं। आप मेरे साथ लाइन से बने रहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे क्या, और ऊपर ही ले लेते हैं क्योंकि कुछ हम लिखना चाह रहे हैं इसीलिए नीचे ले रहे थे। क्या फोटोन, क्या फोटोन पर आवेश संभव है? कारण सहित लिखें, कारण सहित लिखें। चलिए बढ़िया से समझिएगा। मैं एक लाइन लिखता हूं, इसको बताने से पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, उस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है, आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यानी मतलब समझिए कि द्रव्यमान रहित के मतलब ये हुआ जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं हो। द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द्रव्यमान रहित के मतलब ये हुआ कि उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है सर गलती बताते हैं, कोई द्रव्यमान नहीं। कैसे रहित मतलब है? तो ऐसा अगर सोच रहा है ना तो यहीं से समझ जाइए। सोटा मैसे रखल है, देख रहे हैं ना, सही कर देंगे। रहित के मतलब नहीं होता है, रहित के मतलब नहीं, लग रहा होगा सर तक कोची के मतलब होता है। सहित लिखल है ना, सहित एकर मतलब होता है। सहित के मतलब है और रहित के मतलब नहीं। अगर कोई रहित लिख ले है तो कहना कि एकर मतलब नहीं है, और सहित के मतलब है। यदि आपसे कोई कहता है 1 गिलास पानी रहित लाओ, मतलब गिलास में पानी नहीं होना चाहिए। अरे 1 गिलास पानी रहित लाओ मतलब खाली गिलास लेके चल जाओ। और कहा 1 गिलास पानी सहित लाओ, यानी गिलास में आपका पानी भी होना चाहिए। सहित मतलब आपको समझ में आएगा, सहित के मतलब है, अरहित मतलब नहीं। तो द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है, यानी कहने के मतलब जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है उस पर आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यानी उसको चार्ज में नहीं लाया जा सकता है। आवेश मतलब चार्ज।
उसको चार्ज नहीं लाया जा सकता है ना। तो देखिए पृथ्वी पर कहने के मतलब कि फोटोन एक ऐसा पदार्थ है, फोटॉन्स ठीक से समझिएगा, फोटॉन जो द्रव्यमान रहित है। क्या है बाबू? द्रव्यमान रहित मतलब इसमें कोई वजन नहीं होता। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का जो कण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश का जो कण है वो द्रव्यमान रहित है। सूर्य का प्रकाश का जो कण है वो द्रव्यमान रहित है। इसीलिए आप धूप में जब निकलते हैं तो कोई चोट नहीं लगता। कभी सुने हैं कि आज जा रहे थे एकदम भीषण के गर्मी था, इतना ज़्यादा गर्मी था ना, बहुत ज़्यादा धूप था, तेजी से बहुत ज़्यादा चोट लगा, एकदम अस्थिर हो गए हैं, अब नहीं जाएंगे धूप में। ऐसा नहीं सुने? क्यों नहीं सुने? क्योंकि फोटोन नामक कण से मिलकर बना है सूर्य का प्रकाश, इसीलिए फोटोन में कोई द्रव्यमान नहीं होता है, जिसके कारण चोट नहीं लगता। और आपका क्वेश्चन है कि क्या फोटोन पर आवेश संभव है? कारण सहित लिखे। तो हम लोग कहेंगे नहीं, फोटोन पर आवेश संभव नहीं है। अरे फोटोन पर आवेश संभव नहीं है क्योंकि उसमें वजन नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि फोटोन, आगे आंसर सुन लीजिए, क्या फोटोन पर आवेश संभव है? कहेंगे नहीं, फोटोन पर आवेश संभव नहीं। कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। फोटोन एक द्रव्यमान रहित वस्तु है जिस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसलिए फोटोन पर आवेश संभव नहीं है। इस चीज़ों को मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिख सकते हैं अगर समझ में आया तो हम लोग बोलेंगे क्या फोटोन पर आवेश संभव है? कहेंगे नहीं, नहीं। फोटोन पर आवेश संभव नहीं है। नहीं, फोटोन पर आवेश संभव नहीं है। कारण, क्योंकि आपको कारण सहित पूछ रहा है ना, तो कारण में लिखेंगे हम जानते हैं कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश मतलब चार्ज, आवेश उत्पन्न नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। फोटोन एक द्रव्यमान रहित वस्तु है। फोटोन एक द्रव्यमान रहित वस्तु है जिसके कारण फोटोन पर आवेश संभव नहीं है। आवेश संभव नहीं है। जिस का द्रव्यमान नहीं रहेगा उस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें, थोड़ा सा लाइटनेस हम बढ़ाना चाहते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट जल्दी करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं, और आपका कुछ लाइट बढ़ेगा, बोर्ड पर देखिए बढ़ा होगा, है ना। तो मेरा हर प्रयास यही रहता है कि मैं समझा पाऊँ, लाइट बढ़ा पाऊँ, यही में लगे हुए हैं, है ना। और ज़िंदगी निकल रही है, आपका भी निकल रहा है, तो आप खूब मेहनत करें, मेरे साथ भी करें, मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। यहाँ तक तो हम लोग चीज़ों को देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो इसको हम साफ कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव 2-3 की बात करते हैं और आप लोग बनाइएगा और देखते हैं कि इसमें कौन बच्चा सही कर पाते हैं। यह है निम्न में कौन कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सही है। और यहाँ ए में है
प्राकृतिक में कुल धन आवेश संरक्षित होता है। बी में है प्राकृतिक में कुल ऋण आवेश संरक्षित होता है। सी में है प्राकृतिक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, प्राकृतिक में कुल आवेश संरक्षित होता है। और डी में है ना, इनमें से कोई नहीं। आप इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आप राइट आंसर कीजिए और बोलो कि गलत नहीं करोगे। लग रहा होगा सर ऐसा का पढ़ाई भी नहीं किया, गलती नहीं करेंगे, हम ही तो गलती करेंगे ऐसा लग रहा हो। क्या करे तोरा। देखो यहाँ निम्न में कौन कथन सत्य है? प्राकृतिक में कुल धनावेश संरक्षित होता है। बी में है कुल ऋण आवेश संरक्षित होता है। सी में है कुल आवेश संरक्षित होता है। और डी में है कुछ नहीं। तो ध्यान रखें, आप लोग को हम इसके पिछले क्लास में बताए थे कि प्राकृतिक में कुल आवेश संरक्षित होता है। आवेश के मतलब धन भी होता है, ऋण भी होता है। तो यहाँ पे अगर आपको फरमा के दिया है कि धन आवेश तो गलती बात दिया है, ऋण आवेश तो ये भी गलती बात दिया है। कुल आवेश होता है ना, कुल आवेश संरक्षित होता है, इसीलिए आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक में कुल आवेश संरक्षित होता है, आपको बांट के नहीं देना चाहिए था धन या ऋण, है ना, क्योंकि धन भी होता है ऋण भी होता है, तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा। तो हम लोग को सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करें तब तक कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव अभी चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा बाबू? अभी चलेगा, है ना, एक दो क्वेश्चन। चलिए अभी हम जो क्वेश्चन बताए उसी पर अभी लेंगे और आप लोग बनाते रहिएगा, सही खाली कर दीजिएगा बस। चलिए क्वेश्चन है, यदि वेग का मान 5 गुना, यदि वेग का मान 5 गुना कर दिया जाए, तो यदि वेग का मान 5 गुना कर दिया जाए तो आवेश का मान, तो आवेश का मान कितना गुना हो जाएगा? हो जाएगा चलिए कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 5 गुना, ऑप्शन ए में है 5 गुना, बी में है 1/5 गुना, सी में है अपरिवर्तित, चाहे ऐसे कर लेते हैं, 5 25 25 न हो जाएगा जी, 5 गुना 10, ठीक है, 25 गुना, और डी में है अपरिवर्तित। इसमें राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर करें, कौन हो जाएगा सही, है ना। राइट आंसर कीजिए जी जल्दी। देख लीजिए यहां पे, तो अभी हम बताए हैं कि यदि वेग के मान 5 गुना कर दिया है तो आपसे आवेश पूछ रहा है, और हम बताए हैं कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी कितना भी आप वेग को बढ़ा ले आवेश को कोई फर्क नहीं है। आप अगर 20 के स्पीड से दौड़ जाइए या 70 के स्पीड से दौड़ जाइए, मोबाइल 50 से 60% चार्ज होने वाला बात ना है, अभी की बात चल रहा है। और इसमें हम लोग कहेंगे अपरिवर्तित, क्योंकि आवेश जो होता है
वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ वेग के 5 गुना कर लीजिए, चाहे 5000 गुना कर लीजिए, चाहे 5 लाख गुना कर लीजिए, फर्क पड़े वाला बात ना हो आवेश पर। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित इज द राइट आंसर। आप डी को सही करें। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए। निम्न में कौन द्रव्यमान रहित है? निम्न में कौन द्रव्यमान रहित है? या कहेगा निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान नहीं होता है ना? एक ही बात है। ऑप्शन ए में प्रोटॉन, 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 है ना। बी में कर लीजिए, ऐसे लिख लेते हैं, ए में कर लेंगे प्रोटॉन, बी में कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सी में कर लेंगे प्रोटॉन, फोटॉन कर लो, फोटॉन, और डी में कर लीजिए नन, है ना। आप इसमें बताएं किस निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान रहित है, यानी किसका द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान रहित के मतलब ये हुआ द्रव्यमान नहीं। आप इसको गलत नहीं करोगे, बोलो जल्दी कि इसको गलत नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन सा है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं किए होंगे, क्योंकि अभी बताएं कि फोटॉन एक ऐसा कण है जो द्रव्यमान रहित होता है। फोटॉन एक ऐसा कण है जो द्रव्यमान रहित होता है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ तक क्या किए, सीख लिए। इसके नेक्स्ट की चीज़ों को हम लोग अब बताएंगे, और यहाँ तक इसको हम तब तक साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सीखते जा रहे हैं मेरे साथ, है ना। चलिए अब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और समझो कि आज की क्लास अभी इंपॉर्टेंट शुरू हुआ है। ऐसा कह के आप रोक लेते हैं, सही बात बोले। यहाँ से आपको शुरू हुआ है क्लास, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। अभी यदि जो 10 से 15 मिनट मेरे साथ कंटिन्यू बने रह जाते हैं, तो समझिए कि उसका 110% 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक का कवरेज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आवेश। आवेश क्या पढ़ेंगे, ठीक से समझिए। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। आप लोग हेडिंग लगाइए साफ सुथरा से, आवेश का मात्रक। इतना इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे साथ लगातार अभी 15 मिनट बने रहिए। आवेश का मात्रक मास्टर पढ़ा रहा, अरे सब जानता है आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये तो छोटा मोटा बात है। पहला लाइन में जो लिखवा रहा हूं, जो ऑलरेडी जानते हैं, और बच्चे से आप जान रहे कि आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। कूलम, कूलम होता है ना, जिसको हम लोग C से लिखते हैं, होता है। ठीक से देखिए, इसके बाद की बात तो हम करवे करेंगे। आवेश का SI मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। मैं इसका ज्यादा देरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए यहां से समझा कीजिए कि आवेश का CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक, है ना। CGS मात्रक देखो, हम लोग को सबसे पहले आया था CGS मात्रक, सॉरी FPS मात्रक, तब आया CGS मात्रक, तब आया MKS मात्रक। तो FPS मात्रक में फुट पाउंड सेकंड से मापते थे, है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, सब चीजों को, है ना। ये जो है ग्योर्गी नामक फ्रांस के एक रहने वाला वैज्ञानिक, जिसका नाम ग्योर्गी है, वही CGS मात्रक को लाया था। तो आवेश को हम लोग CGS मात्रक दो तरीका से देखते हैं। आवेश का CGS मात्रक दो होते हैं। आवेश का CGS मात्रक हम लोग देखेंगे तो कहेंगे आवेश का CGS मात्रक दो होता है। यहाँ पे CGS मात्रक, तो यहाँ पे क्या वो लिखेंगे, आवेश का टेजे लिख देते हैं, जगह कम है।
आवेश का सीजीएस मात्रक 2 है। पहला का जो नाम है, ठीक से देखिए, जो फर्स्ट का नाम है उसका नाम है ई, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं जी, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म भी लिख देंगे तो ठीक रहेगा। पहला में जो है ESU मात्रक, जिसमें स्टेट कूलम आते हैं। अगर बोलेगा कि ESU मात्रक कौन है तो स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, जिसको हम लोग SC भी बोलते हैं। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है, ठीक से देखिए, EMU मात्रक, बढ़िया से समझिए। इसमें आपका आ जाता है एब्सोल्यूट कूलम, है ना। क्या आता है? एब्सोल्यूट कूलम, जिसको हम लोग SC भी बोलते हैं। देखिए, EMU के मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, और EMU के मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। यानी यही रहेगा इलेक्ट्रो, है ना। इसको खाली नाम दे देते। ई के मतलब जान ही रहे, यू के मतलब ये भी जान रहा है ना। यू के मतलब ये भी जान रहे, यूनिट मैग्नेटिक। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। तो ये चीज हो गया। यानी अब समझिए, ये सिर्फ लिखने वाला काम था जो कि मैंने लिख दिया, समझाना तो अब न है जी। अब समझिए यहां से, तो यहां पे समझिए कि आवेश का सीजीएस मात्रक 2 है। पहला का नाम है ESU मात्रक, जिसमें आते हैं स्टेट कूलम SC, और एक है EMU मात्रक, और जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट कूलम SC। यहां से बहुत आपको गंभीर पूर्वक ध्यान देना होगा। और एक मैं लाइन लिख रहा हूं कि यहां से एक SC जो होता है, यहां पे लाइन को बहुत बढ़िया से समझिएगा कि एक AC जो होता है, यानी एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है, वो 10 कूलम के बराबर होता है। और 10 कूलम जो होता है 3 गुने 10 के पावर 10 SC के बराबर होता है। 10 SC के बराबर होता है। कहो क्या हमारा समझ में आ भी था, कुछ तो लिखी था मुझे। देखो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। इसको हम लोग एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं, इसको हम लोग कूलम बोलते हैं C से, इसको हम लोग स्टेट कूलम बोलते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि एक AC जो है 10C के बराबर है, और 10C जो है 3 गुने 10 के पावर 10 SC के बराबर है। तो आपसे हम यहाँ तुम छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, और ऐसा ही वहां से क्वेश्चन आते हैं, और आप बनाते जाइए और मजे में रहिए। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर लेता हूं कि एक AC में कितना, यानी एक एब्सोल्यूट में कूलम में कितना कूलम होता है, कूलम्ब होता है, यानी C होता है। वहां ऐसे देगा एक एब्सोल्यूट कूलम में कितना कूलम होता है। ऑप्शन ए में जो है वो दे देगा 3 गुना 10 के पावर, यहां से शॉर्ट पहले एकदम इजी लेते हैं, 10 कूलम। बी में 1/10 कूलम। सी में 3 गुने 10 के पावर 10 SC, और डी में नन। बड़ा कंफ्यूजन वाला बात बोल रहे हैं सर। देखिए यहां पे एक SC में कितना कूलम, आपको कूलम देखना है, आपको स्टेट कूलम देखना ही नहीं। एक AC में आपको कूलम देखना है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। चलिए ई होगा कि ई होगा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो सिंपल फंडा है, आपको बताया गया है कि एक AC में 10C होता है, इसीलिए एक एब्सोल्यूट
एक एब्सोल्यूट कूलम में 10 कूलम हो जाएगा और राइट आंसर ए हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन और मैं देता हूं और आप लोग बताइए। यहां से क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान रखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल होता ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहां पे कर लेते हैं, 10 कूलम में कितना 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 एब्सोल्यूट कूलम होता है, एससी होता है। यहाँ थोड़ा कम जगह के कारण हम शॉर्ट नाम लिख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 10 कूलम में कितना कूलम होता है। ऑप्शन यही है, एक यहाँ पे एक एससी, बी में एक एससी, एक एससी, और सी के बाद सी में कर लेते हैं 1/10 एसी, 1/10 एसी, और डी में कर लेते हैं नॉन। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल होता नहीं। उसके बाद आपको दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन आएगा, बस लगातार रहिए। अरे 2 क्वेश्चन तो इतना सस्ता देंगे, लगेगा कि ऐसा फिजिक्स होता है। कोई पढ़ लेगा, छोटका दूध पिए वाला बच्चों पढ़ लेगा फिजिक्स, और जब इसका लेवल जब चढ़ाएंगे ना, तब वहां पे आपको सतर्क होना पड़ जाएगा। 10 कूलम में कितना एसी होता है, कोई भी बता सकता बच्चा। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 10 कूलम में आपको एसी का बात किया है, यानी एब्सोल्यूट कूलम की बात किया है। तो एब्सोल्यूट कूलम तो एकरा में एब्सोल्यूट कूलम एक ही वाला है, ई तो ए सी दिया है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो आपको 10 कूलम में एक एब्सोल्यूट कूलम एकदम सीधे सीधे लड़ल है, सीधे सीधे लड़ा हुआ है। तो आगे कैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सर हम छोड़ के आगे वाला बात है। अरे आपका इस फॉर्म याद रहना चाहिए, इस फॉर्म कि एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है 10 कूलम के बराबर होता है, और 10 कूलम या एक एब्सोल्यूट कूलम 3 × 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के बराबर होते हैं। एक यहां पे मैं क्वेश्चन लेता हूं और आप बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि सबसे छोटा मात्रक है। ऑप्शन ए में एस सी, बी में सी में एस सी, डी में नन। अरे बता दो बाबू, एक में एगो सही मारना है, इसी में एक आपको क्या करना है, सही मारना है। कोई एक इसी में सही है, और आप दिमाग लगाओ दम दिखाओ वाला पे हम लोग आ चुके हैं। दिमाग लगाओ दम दिखाओ, दिमाग लगाओ दम दिखाओ, दिमाग लगाओ दम दिखाओ। सबसे छोटा कौन इसमें मात्रक दिया गया है? तो जो बच्चा ए बना रहे हैं वो 110% गलत कर रहे हैं, क्योंकि ए होगा ही नहीं। क्योंकि एक कूलम में, रे लाइन कट गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर से आ जाए। हाँ चलिए, लाइन का प्रॉब्लम होते रहता है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग चीज़ों को रोकेंगे नहीं। तो सबसे छोटा, तो आपको पता है कि एक ऐसे में 10 गो कूलम होता है रे, तो एकरा से तो बड़ा ही हो गया। क्या है कि अब मान के चलो, कहेगा 1 रुपया ज़्यादा बड़ा है कि 100 पैसा ज़्यादा बड़ा है। अरे देखो यहाँ पे कहने का मतलब कि 1 रुपया ज़्यादा बड़ा है कि पैसा ज़्यादा बड़ा है, तो आप रुपया बोलते हैं, क्योंकि 1 रुपया में ऐसे 100 गो पैसा ढुक जाता है। तो वही ना है, एगो एसी में 100 गो सी ढुकल है, और एगो एसी में 3 × 10 के पावर 10 एससी ढुकल है। तो हम लोग कह देंगे ये तो होवे नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बड़ा सबसे मात्रक हो गया। सबसे बड़ा मात्रक ये हो गया, क्या हो गया, सबसे बड़ा मात्रक हो गया। हाँ, सी भी बड़ा है क्योंकि इससे बड़ा है, क्योंकि 10 गो में ढेर मनी ऐसा घुसल है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कम एससी से, इसीलिए सबसे छोटा आपका एसी आ जाएगा, एससी। और यहाँ पे राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट आंसर जो हम लोग बोल सकते हैं आपका एसी हो जाएगा। इतना समझने के बाद आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें, फिर हम अगले एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, नहीं तो जल्दी करो, जल्दी फास्ट। चलिए, हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख के अभी बताने वाला काम करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, और बताइए कि ये अगर क्वेश्चन बता दिए तो कुछ आपको दिमाग ठीक है, क्योंकि लेवल मैं बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। यहाँ पे है कि एक कूलम में कितना 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 कितना
एसी होता है। ऑप्शन वही है यहाँ पे, ऑप्शन वही है, यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में 10 एसी, बी में 1/10 एसी, सी में हाँ 3 गुना 10 के पावर 10 एसी और डी में नन। आप बताइए जल्दी इसका आंसर। आपका क्वेश्चन देखिए, एक कूलम्ब में कितना आपका एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है। एक कूलम्ब में कितना एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है, ऑप्शन यहाँ पे है। आप लोग इसको लगा दें एक बार, बोलो कि गलत नहीं करोगे। आप लोग लाइटनेस थोड़ा बढ़ा लीजिए, बोलो कि गलत नहीं करोगे और इसका सही आंसर कीजिए कौन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सही किए होंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ, अगर जो बच्चा अगर ये लगा रहे हैं तो एकदम सीधे सीधे गलती लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 कूलम्ब में एक, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था जी, एक कूलम्ब में कितना, हाँ क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कूलम्ब में 10 नहीं होता, यानी यहाँ पे हाँ आप समझिए, यहाँ पे एक कूलम्ब में आपसे पूछा है, यहाँ 10 कूलम्ब में एक एसी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ऑप्शन और देना चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब यहां से चूंकि आप जानते हैं कि 10 कूलम्ब में होता है एक एसी होता है, अरे जानते हैं ना जी, 10 कूलम्ब में एक एसी होता है। तो 10 में हमको नहीं चाहिए, हमको एक कूलम्ब में चाहिए, इसीलिए एक कूलम्ब में चलेंगे। तो कहेंगे 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और ये आंसर कहाँ पे मिला देख लीजिए, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सही कर पा रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, सीख जरूर रहे होंगे, है ना। अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें सही कीजिए, तब लगेगा कि कुछ बात हुआ, है ना, तब लगेगा कि कुछ बात हुआ, है ना। आपसे यहाँ पे बोलेगा, ध्यान दीजिए, इसको सभी को मैं हटा देता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ, वो आपका ए वाला रहेगा, है ना, इसको मैं अभी लिख दूंगा, है ना। तो आप मेरे साथ अभी लगातार बने रहिए, कहना ही नहीं रहेगा, आप लोग गर्दा गर्दा करोगे। जब एग्जाम देने जाओगे तो लगेगा कि मेरा जय जयकार हुआ इस चैनल से, है ना। चलिए, और लगातार आपका क्या होते रहेगा, पढ़ाई मिलते रहेगा, इसमें रुकने वाला बात नहीं है ना। आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। देखिए, आपको ही पता है कि एक एसी में 10 सी होता है, मतलब 10 कूलम्ब होता है, बराबर 3 गुना 10 की पावर 10 हम लोग कह सकते हैं एसी होता है। इसको ध्यान में रखें आप। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई बात नहीं, कहीं मोबाइल ना गिर जाए, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पे, ए हेलो इधर। तो एक क्वेश्चन बनाइए, है ना, कि एक है ना, एक कूलम्ब में कितना एसी होता है ना। जल्दी जल्दी ऑप्शन यही है, ऑप्शन यहाँ पे है कि ऑप्शन ए में 3 गुना 10 के पावर 10 एसी, बी में 3 गुना, अरे फोन मत गिर देना, 3 गुना 10 के पावर 9 एसी, सी में दोनों, डी में नन। जल्दी, थोड़ा सा हवा ज़्यादा चल रहा है, कहीं फ़ोन न गिर जाए, क्योंकि स्टैंड पे फ़ोन रखा हुआ है और हम यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लग रहा है कि जब क्लास चल ही रहा है तो थोड़ा सा और 5 मिनट का क्लास है, मैं उसको रोक कर कैसे हूँ पढ़ा दूँ, क्योंकि फिर इसी पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो थोड़ा डर बना हुआ है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और मेरा गेट है जो खुला हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खिड़की भी पटका रहा है, कहीं मोबाइल ना पटका जाए, है ना, सबसे ज़्यादा चिंता ये बात है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं फास्ट समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें जो बच्चा अगर ए लगा रहे हैं तो 100% गलती लगा रहे हैं, अरे ए मत कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चूंकि जानते हैं एक कूलम्ब में नहीं, आप जानते हैं कि 10 कूलम्ब में जानते हैं। 10 कूलम्ब में क्या जानते हैं, 3 गुना 10 के पावर 10 एसी जानते हैं। अरे ये 10 कूलम्ब में नहीं इतना जानते हैं जी, आपको एक कूलम्ब में पूछ रहा है, तो इसीलिए एक कूलम्ब में जब कीजिएगा तो हम लोग कहें भाग मार देंगे 10 से, यानी 3 गुना 10 के पावर 10 कूलम्ब एससी से। आप 10 से इसमें जब भाग मारिएगा तो आप कह सकते हैं कि जब इस ऊपर जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं एक कूलम्ब बराबर जो हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो एक जीरो घट जाएगा, क्योंकि प्लस में इसका जीरो है, ऊपर जाएगा तो एक माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक घटा दीजिए, अरे 10 से जब भाग मारेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 3 गुना 10 के पावर 9 एससी आ जाएगा। और ये आंसर देखिए आपको कहाँ पे है, बी है, सही है। कहीं फ़ोन न गिर जाए, ज़्यादा हवा चल रहा है,
कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। करने को तो आधे रुक गए तो मज़े ही मज़े है, एकदम लास्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं रियलिटी कर रहा हूँ और ये एकदम छपेगा क्वेश्चन, नहीं तो आप जाकर देखोगे, है ना। निम्न में कौन सही है, एक ही क्वेश्चन बच ही रहा है। अरे इतना हवा क्यों चल रहा है, एक ही क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी में सही करें। निम्न में कौन सही है, लास्ट ऐसे एक आध क्वेश्चन और करते, लेके रहने दो, अगर दिमाग है तो लगाओ कि निम्न निम्न क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है, कौन सही है। वहाँ निम्नलिखित लिखाता है, निम्न में कौन सही है। चलिए ऑप्शन ए में है ना, यहाँ पे ए सी, उसके बाद देगा, उसके बाद बीच में आपका सी दे देगा और फिर एस सी दे देगा। वही बात फिर रहेगा, ए सी रहेगा, सी रहेगा, एस सी रहेगा। बी में के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ए सी रहेगा, सी रहेगा, एस सी रहेगा। और डी में कर लेंगे, है ना, ए सी रहेगा, सी रहेगा, एस सी रहेगा। अब यहाँ पे चिन्ह का अंतर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कर देगा कि कूलम से बड़ा होता है स्टेट कूलम, और इस कूलम से क्या होता है, सुनो, कूलम से स्टेट कूलम बड़ा होता है, नहीं। अब दूसरी बात देखो, ये बड़ा इससे है, या हम लोग कह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट कूलम से बड़ा कूलम है और कूलम से बड़ा स्टेट कूलम है ना। या कर सकते हैं कि इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐसे और ऐसे। इसमें बताइए कौन सही है, ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा। और ऐसा बच्चा गलती करता है अक्सर, ये क्वेश्चन मिलेगा कि एब्सोल्यूट कूलम ग्रेटर देन कूलम, है ना, और लेस देन कूलम स्टेट कूलम, है ना। यहाँ पे इस तरीका से आपको डायग्राम मिलेगा, तो आप इसमें बना पाइएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप जरूर बनाइएगा, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा आपका क्या होता है, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा एसी होता है, ओकरा से कुछ बड़ा सी, सॉरी उससे कुछ छोटा सी होता है, सबसे छोटा एसी होता है, यानी सबसे बड़ा ई होता है, इससे बड़ा ई होता है। ये जहां भी चिन्ह मिलेगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोले, सबसे बड़ा एसी होता है, अरे सबसे बड़ा एसी है, लग रहा है मास्टर गड़बड़ा रहा है, एक छोटा ना होता, छोटा के चक्कर में रहना कड़ा कड़ा के यहाँ से नहीं गया। एकरा में 10 गो घूसल है, एकरा में इतना बड़ा घूसल है, तो सबसे बड़का ये ना हुआ रे। अरे तोरा यहाँ कहेगा 1 रुपया हमें 100 पैसा, तो कौन पैसा पैसा बड़ा हो जाएगा कि 100 पैसा बड़ा हो जाएगा, कि पैसा बड़ा हो गया 100 लिखल है, तो इतना मार मारेंगे ना, 1 रुपया बड़ा 100 गो घूसल एकरा में है। तो ऐसा ही समझो, एक गो में 10 गो घूसल है कुलम, और 10 गो में कुलम में इतना घूसल ही है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा एसी हो गया, उससे कुछ छोटा ई हो गया, सबसे छोटा ई हो गया, तो सबसे बड़ा हो गया ई, उससे कुछ छोटा ई हो गया और सबसे छोटा ई हो गया। तो ग्रेटर देन के मतलब होता है बड़ा, ई बड़ा है, ई इससे बड़ा है, और यही आपका सही हो गया। यानी आपका चिन्ह देखना ऐसे ऐसे लगातार ऐसे ऐसे रहना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे लगातार सी में है, सी इज द राइट आंसर। मुझे जहाँ तक यदि क्लास समझ में आया तो आप लोग एक लाइक जरूर करें, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और लगातार क्लास हम लोग को चालू रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इतवार सोमवार मंगल बुध 4 दिन मैथ चलता है, उसके बाद 3 दिन हम लोग को जो बच गया टाइम उसमें आपको फिजिक्स चलता है। तो आज फिजिक्स का दिन था, कल हम लोग को मैथ आ जाएगा, और मैथ में 3.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं, मैट्रिक्स का 3.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चीज़ों को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। आप मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़िए, आप अच्छा करोगे, मुझे उम्मीद है ना। आप स्क्रीनशॉट करें, हाँ, उसके बाद आप फिर मिलेंगे इसी चैनल।